खेलेगा ना, उसके लिए भाई एनओसी की भरमार है कि पूरी दुनिया के अंदर 23 इंटरनेशनल लीग्स चल रही, वो उन 23 के अंदर हिस्सा ले सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं है। पाकिस्तानी टीम के लिए अवेलेबल होता है या फिर नहीं। लेकिन अगर आप ओडीआई खेल रहे हो तो ओडीआई खेलने वाले प्लेयर्स के लिए 2 एनओसी ज्यादा से ज्यादा जारी की जाएंगी, मतलब वो ज्यादा से ज्यादा 2 ही लीग्स खेल पाएंगे, वरना उसके अलावा कोई और लीग नहीं खेल पाएंगे। अब आप सीन चेक कर लो कि क्या ये टेस्ट क्रिकेट का जनाजा नहीं निकलेगा कि भाई, या फिर एक नई शुरुआत होगी। मतलब क्या कहते हैं आप, क्या सोचते हैं आप? दुनिया पूछेगी तो वो उस टाइप की हम बातों में सबसे आगे है। अरे नजीब भाई, ये जो बातें आज हुई है ना, जो माइक हैसन ने बोली और जो डॉक्टर साहब है उन्होंने बोली और आकिब जावेद ने बोली है, यार इन बातों को मैं सिर्फ एक ही जुमला कहूंगा, माफ कर दो इस अवाम को। यार कितना बेवकूफ बनाओगे यार। वो होता ना B+ अपना ब्लड A+ B+, पॉजिटिव A पॉजिटिव होता ना ब्लड ग्रुप्स। हाँ, तो ये अभी A+ B। यार क्या क्या बुद्धू बना रहे हो, किसको बना रहे हो यार? भाई आपने ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनाए हैं ना, अगर आपने शान मसूद को खाली टेस्ट की कप्तानी का ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भिजवाया तो शायद वो भी साइन ना करे, वो भी इनकार कर दे कि भाई मैंने ओडीआई भी खेलना है। खबरें ये चली थी कि रेड बॉल खेलने वाला T20 नहीं खेलेगा, आपको याद होगा। आज जो मैंने प्रेस रिलीज पढ़ी है उसके मुताबिक अगर सिलेक्शन कमेटी को रिक्वायर हुई तो रेड बॉल वाला जा सकता है, और वो परफॉर्मर भी हुआ सना भाई, और परफॉर्मर जाहिर है। लेकिन मेरा सवाल और है शुएब भाई, मैंने कोई 10 खिलाड़ी फिंगर टिप पे गिनवा सकता हूँ। बाबर हैं, अबरार अहमद हैं, साइम अयूब है, शहीन शाह अफरीदी है, नसीम शाह है, ठीक है, और आमिर जमाल, अगेन आमिर जमाल है। आपका मोहम्मद अली रेड बॉल में भी अच्छा परफॉर्मर है, डोमेस्टिक T20 में भी अच्छा। आप उसको क्या कैटेगरी रखेंगे? अगर मोहम्मद अली को, ये तो सर भाई जब कैटेगरी आएंगी तो पता चलेगा सर। एट द मोमेंट मोहम्मद अली T20 ब्लास्ट में भी है और उनके रेड बॉल सिस्टम के अंदर भी है, काउंटी में, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि उनको T20 ब्लास्ट की इजाजत नहीं देंगे और रेड बॉल की देंगे? और फिर इन क्रिकेटर, एक क्रिकेटर नहीं है ना, बहुत क्रिकेटर हैं जो तीनों फॉर्मेट के आपके बन सकते हैं। तो आप उनको कैसे, आप चलो एक आधा एक्सेप्शनल केस बना लेंगे, बाबर आजम में जी चलो T20 भी अगर सिलेक्शन कमेटी कहती तो हम दे देंगे, हालांकि वो रेड और व्हाइट बॉल वाली कैटेगरी में होंगे, ठीक है। तो वो सुफियान मुकीम ले लें आप, क्या वो उनको तो सभी कहते हैं रेड बॉल में लेके आए, तो फिर आप क्या वो T20 के तो प्लेयर हैं पूरे। अच्छा, ये भी फिर अभी ये बहुत बड़ा एक वो प्रॉब्लम है, ऑब्जेक्शन है मेरा। ये मैं आपको बताऊं सना भाई, अभी इनको ये लग रहा है कि हमने जो पुराना माल बेचा ना नया टैग लगा के, वो ठीक है, मगर ये जब कैटेगरीज बनेगी ना, ये जब कैटेगरीज आएंगी कि किसको कौन सा मिल रहा है, कौन सा कैटेगरी के अंदर होगा, ये प्लेयर खुद ही आपस में ही नहीं, ये इनकी नहीं बनेगी। ये इनको लग रहा है कि ये शायद सर मैं कह रहा हूं ये पाकिस्तान का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें हर प्लेयर दुआ करवा रहा होगा अपने घर वालों से और खुद भी कि दुआ करो मैं एलीट कैटेगरी में ना आऊं। हाँ, जारी बात है, उसके लिए तो बंदिश होगी किसी एक ना किसी एक हिस्से की, ठीक है ना, वो कहेगा दुआ करना मैं एलीट में ना आऊं। हाँ। ये वो कॉन्ट्रैक्ट है की। वही मैं कह रहा हूं कि भाई कलम तोड़ दिया गया है। ये फैसला करने के बाद अब पाकिस्तानी क्रिकेट का जनाजा निकलेगा या फिर एक नई शुरुआत होगी। क्योंकि आखिर जावेद से पूछा गया कि भैया जब से आप पाकिस्तानी टीम के साथ जुड़े हुए हैं तो आपने कर क्या लिया, कभी ये करते हैं, कभी वो करते हैं, कभी फटा पिच, कभी वो पिच। तो अभी आपको और कितना वक्त और चाहिए पाकिस्तान का सिस्टम ठीक करने के लिए? ये जो अभी आप सिस्टम कह रहे हैं कि भी इंपैक्टफुल जो प्लेयर होगा उसी की सिलेक्शन होगी, उसी को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, स्कोर बनाने वालों को नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक प्लेयर ने 200 स्कोर बनाया हुआ है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जहां पर 40 स्कोर अगर पाकिस्तान की जरूरत के तहत किसी ने 40 स्कोर बना दिए हैं तो जो उसका इंपैक्ट है ना, बस वही देखा जाएगा और उसकी बुनियाद पर सिलेक्शन की जाएगी। 200 वाले की जरूरत नहीं है। अगर आपने 5 विकेटें हासिल की हुई हैं तो ठीक है, आपने की हुई हैं, लेकिन अगर आपने वो पाकिस्तान का मैच नहीं जितवा पाए तो आपकी वो सारी की सारी फजूल है, आपका कोई इंपैक्ट नहीं। तो ये सारी चीजें तो ठीक है कि इंपैक्ट हो गया, ये हो गया, परफॉर्मेंस हो गया, अभी उसका कैच के अंदर क्या इंपैक्ट था, फील्डिंग के अंदर क्या इंपैक्ट था, लेकिन वहां पर आपके जो चीफ सिलेक्टर हैं वो ये कहते हैं कि मुझे कोई टाइम नहीं, ये कोई बिल्डिंग थोड़ी है कि मैं कोई बिल्डिंग बना रहा हूं और आपको टाइम दे दूं कि यार ये 6 महीने में बन जाएगी। वो हो सकता है कि 6 महीने बाद भी पाकिस्तान जीतना स्टार्ट ना करे। ये क्या बात कर रहे हैं कि मैं कोई टाइम फ्रेम दे दूं आपको? ये कहां पर होता है? क्रिकेट के अंदर कोई टाइम फ्रेम नहीं होता। कुछ बंदे ने यह भी सवाल किया वहां पर रिपोर्टर ने कि भाई 7 साल आपको लगे थे लाहौर कलंदर्स के लिए, तो क्या पाकिस्तानी टीम को भी 7 साल दरकार है?
मतलब ये बंदा इंजर्ड है, ये ऐसे है, ये ऐसा है, ये आपने सारा कुछ करके देख। फॉलोअर्स हैं जो चाहने वाले हैं उनको तसल्ली देने के लिए कुछ नए प्लान्स जो है वो बताए गए कि ये हम ये करने वाले हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज एक नया लॉलीपॉप जो है वो दे दिया है और पाकिस्तान के खिलाड़ियों को एक नया लॉलीपॉप जो है पकड़ा दिया गया है, फैंस को भी पकड़ा दिया गया है कि पता नहीं हमको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिफरेंट कर रहे हैं, ए अलग करेंगे, ए बी अलग करेंगे, सी डी अलग करेंगे, डी अलग करेंगे। ये ए बी सी डी के एल ओ मैनो पी लग रहा है ये तो। देखिए हकीकत बात यह है कि ऐसा लग रहा था, बताया जा रहा था कि बहुत कुछ होने जा रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट को तब्दील कर दिया जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जैसे कहा नहीं जाता कि दूध की नहरें बह जाएंगी, ये हो जाएगा, ऐसे लग जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन वही बात है कि खोदा पहाड़ निकला चूहा वाला हिसाब है। अब आप मुझे बताएं, पहले मैं आपको बताता हूं कि क्या किया, फिर आप खुद फैसला कर लीजिएगा कि इसके बाद क्या होगा, मतलब इसमें हुआ क्या है। अगर आप देखें तो क्या हुआ, कुछ भी क्योंकि नहीं हुआ। पहले होता था सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ए बी सी डी कैटेगरी होती थी, जो सबसे अच्छा करते थे वो ए कैटेगरी में चले जाते थे। चलो पिछली बार ए कैटेगरी में बोला कोई अच्छा खिलाड़ी नहीं है तो नहीं रखा, फिर बी में कैटेगरी में सेकंड बेस्ट जो थे वो रख दिए, सी में फिर और डी में फिर। और ये रखा जाता है परफॉर्मेंसेस वाइज और फ्यूचर प्लान में कि अगर आप हमारी टीम में रहोगे आगे फ्यूचर में तो कुछ प्लेयरों को इस बेस पे भी रखा जाता है और जो मेन परफॉर्मर होते हैं वो आपकी बेस्ट कैटेगरी में होते हैं। सिंपल सी बात है, ये कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि कैटेगरीज किस तरह से बनी है कि जो टेस्ट खेलेगा वो ओडीआई तो खेल सकता है लेकिन टी20 नहीं खेल सकता। इसी तरह टी20 वाले के लिए भी है। लेकिन आप यहां पर ये कहेंगे कि यार ठीक ही है, टेस्ट का पाकिस्तान का बुरा हाल है तो ये अच्छा फैसला है। लेकिन मेरा भाई मैं आपको ये बताता हूं कि टेस्ट क्रिकेट जो भी खिलाड़ी खेलेगा उसके लिए कोई एनओसी नहीं है, मतलब वो किसी बाहर की कोई लीग में हिस्सा नहीं ले सकता है, वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए टेस्ट ही खेलेगा। कहा यह गया कि अब जो टेस्ट और ओडीआई के खिलाड़ी होंगे, टेस्ट और ओडीआई के खिलाड़ी उनको ए बी कैटेगरी बोला जाएगा, यानी कि टेस्ट और ओडीआई जो दो खेलेंगे वो ए बी कैटेगरी के नाम के होंगे और सबसे ज्यादा हाई पेड सैलरी इस कैटेगरी को दी जाएगी, ए बी कैटेगरी को। सेकंड नंबर पे बी कैटेगरी को सैलरी दी जाएगी और उसमें आपके सिर्फ टेस्ट स्पेशलिस्ट होंगे। फिर 3 नंबर पे बीसी कैटेगरी को दी जाएगी जहां पे ओडीआई और टी20 दोनों फॉर्मेट खेलते हैं। ठीक है भाई, ये भी समझ आ गई। और डी कैटेगरी सबसे कम वाली कैटेगरी होगी जिसमें टी20 स्पेशलिस्ट खेलेंगे। अच्छा, और वो खिलाड़ी ज्यादातर आपको लीग्स में भी नजर आएंगे, यानी कि क्या ये दिया गया कि जो टेस्ट और ओडीआई के खिलाड़ी होंगे उनको जो एनओसीस हैं वो उस तरह से नहीं दिए जाएंगे लीग्स खेलने के लिए। जो आपके टेस्ट स्पेशलिस्ट होंगे उनको भी टी20 लीग्स के लिए उस तरह से एनओसी नहीं दिए जाएंगे, लेकिन जो व्हाइट बॉल स्पेशलिस्ट होंगे उनको काफी हद तक दिए जाएंगे, वो बीसी कैटेगरी वाले यानी कि थर्ड कैटेगरी है। और जो आखिरी कैटेगरी है टी20 स्पेशलिस्ट वाले उनको खुली कैटेगरियां दी जाएंगी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पैसे कम देगा। अब सवाल यहां पर यह अली साहब, ये सारी बातें तो ठीक है, बड़ी हाई प्रोफाइल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सारा आला ओहदेदार आए, सबने इस पर बात की, लेकिन जो एक फैन एक सवाल पूछना चाहता है ना पाकिस्तान क्रिकेट फैन का, वो ये कह रहा है कि भाई कल मैंने देखा पाकिस्तान और इंडिया का वुमेन्स का मैच, वहां पे हमने 50 रन बना भी लिए थे, एक खिलाड़ी आउट था, उनका कोच अंदर गया तो बेहतरी आ गई, हमारा वहाब रियाज अंदर जाके बाहर आया तो सारा कुछ कबाड़ा हो गया। 106 पर उसके बाद आप ऑल आउट हो गए। फिर एक फैन कहता है कि यार ये ठीक है, ये आपने जो कैटेगरियां बना दी हैं ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, ये खिलाड़ियों की तनख्वाहें हैं खाली, ये सैलरी डिसाइड करेगा भाई और कुछ भी नहीं। कौन खिलाड़ी 60 लाख रुपए महीना लेगा, कौन 50 लाख लेगा, कौन 40 लाख लेगा। जो टी20 वाले स्पेशलिस्ट होंगे शायद उनको खाली 10 लाख रुपए दिया जाएगा महीना, बाकी बोला जाएगा भाई आप लीग्स खेल लो। तो इससे मतलब ये जितना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है जैसे बताया गया कि भाई इससे वो हो जाएगा, इससे टेस्ट को इतनी प्रायोरिटी मिल जाएगी। पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि भाई टेस्ट की जो आप प्रायोरिटी की बात कर रहे हो, 5-5 महीने के बाद तो आपके 2-2 टेस्ट मैचेस की सीरीज होती है। जिम्बाब्वे जितने या उससे कम तो आप पूरे अपने WTC साइकिल में टेस्ट मैच खेलते हो, कहीं भी आप 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज तो किसी टीम से खेलते नहीं हो, ठीक है। तो कौन सी आपकी टेस्ट इंप्रूवमेंट है, खाली कैटेगरी बना देना, खिलाड़ियों की तनख्वाहें डिसाइड कर देना, ये कभी भी नहीं बताएगा कि आपके प्लेयर्स कहां जा रहे हैं। रेड बॉल खेलने वाला टी20 नहीं खेलेगा, आपको याद होगा। आज जो मैंने प्रेस रिलीज पढ़ी है उसके मुताबिक अगर सिलेक्शन कमेटी को रिक्वायर हुई तो रेड बॉल वाला जा सकता है, और वो परफॉर्मर भी हुआ सना भाई, और परफॉर्मर जाहिर है। लेकिन मेरा सवाल और है शुएब भाई, मैंने कोई 10 खिलाड़ी फिंगर टिप पे गिनवा सकता हूँ। बाबर हैं, अबरार अहमद हैं, साइम अयूब है, शहीन शाह अफरीदी है, नसीम शाह है, ठीक है, और आमिर जमाल अगेन आमिर जमाल है। आपका मोहम्मद अली रेड बॉल में भी अच्छा परफॉर्मर है, डोमेस्टिक टी20 में भी अच्छा। आप उसको क्या कैटेगरी रखेंगे?
अगर ये तो मोहम्मद अली को ये तो सना अभी भाई जब मोहम्मद अली कैटेगरी at the आएंगी तो moment- पता चलेगा। सर एट द मोमेंट मोहम्मद अली T20 ब्लास्ट में भी है और उनके रेड बॉल सिस्टम के अंदर भी है, काउंटी में, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि उनको T20 ब्लास्ट की इजाजत नहीं देंगे और रेड बॉल की देंगे? अरे नजीब भाई, ये जो बातें आज हुई है ना, जो माइक हैसन ने बोली और जो डॉक्टर साहब है उन्होंने बोली और आकिब जावेद ने बोली है, यार इन बातों को मैं सिर्फ एक ही जुमला कहूंगा, माफ कर दो इस अवाम को यार। कितना बेवकूफ बनाओगे यार। वो होता ना मेरा- अपना B+ अपना ब्लड A+, B+, पॉजिटिव A पॉजिटिव होता ना ब्लड ग्रुप्स। हाँ, हाँ, तो ये अभी A+B, यार क्या क्या बुद्धू बना रहे हो, किसको बना रहे हो यार। आपने हर चीज़ देखी हुई है, आपने अलग अलग तरीके से प्लान्स अपने ट्राई किए हैं, आप खिलाड़ियों को अच्छी तरह जानते हैं। तो अब आपको कितना वक्त और चाहिए भाई कि पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ बेहतरी आ सके और हम मतलब अच्छा कर सके? कितना वक्त आपको और दरकार है? और अगर अभी ये प्लान अगर सक्सीड नहीं होगा तो फिर कोई नए प्लान लाए जाएंगे, तो उस पर आकिब जावेद साहब फरमाते क्या हैं, ये देखें आप, सुने ज़रा। प्रोफेसर आकिब जावेद हमारे कहते हैं, लंबी एक तो उनकी शक्ल उतर गई जब वो सख्त सवाल हुआ ना, कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि यार आगे से आज सख्त सवाल होगा, लेकिन बहरहाल तो उन्होंने जवाब लंबी चौड़ी उन्होंने अपनी हाँकी। उसके बाद कहते हैं एंड में कि यार क्रिकेट एक बड़ा मतलब मुश्किल स्पोर्ट्स है और इसमें जो है कोई ये बताना बड़ा मुश्किल है कि मतलब कितने वक्त में क्या हो सकता है या हम क्या कर सकते कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर कौन खेलेगा? क्या बाबर आजम खेलेगा? कि बाबर आजम को कोई एनओसी जारी नहीं करनी आपने, उसने कोई दुनिया की कोई लीग नहीं खेलनी, तो क्या वो आपका टेस्ट क्रिकेटर बनेगा? मतलब BBL के अंदर जहां पर उसको भाई मुंह मांगी कीमत पर उठाया जा सकता है, दुनिया की कोई लीग भी है वहां पर उठाया जा सकता है। आपका नया बच्चा है अब्दुल्ला फजल, जिसने बैक टू बैक 50s मारी हैं, क्या वो T20 का प्लेयर नहीं है? उसने PSL, उसने पाकिस्तान के डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्मेंसेस दे देकर दिखाई हैं कि भैया वो T20 का भी प्लेयर है। तो आपने ये कैसे ठप्पा लगा दिया कि भैया अब्दुल्ला फजल अगर टेस्ट खेलेगा तो वो T20 नहीं खेल सकता? ऐसे तो फिर आपका जो टेस्ट साइन करने वाला है ना, सिर्फ टेस्ट के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन करने वाला बंदा, पहले तो आप उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दोगे। अब प्लेयर्स की किस्मत है कि उनके पास सिर्फ टेस्ट का जाता है या फिर टेस्ट और ODI का जाता है या फिर ODI और T20 का जाता है। ये तो अभी आपके ऊपर है ना, या आकिब जावेद के ऊपर है कि वो किसको क्या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करता है। तो ऐसे तो आपके पास सऊद शकील ही बचेगा कि सऊद शकील है जिसका पूरी दुनिया की जो लीग्स हैं उनके साथ कट ऑफ चल रहा है कि कोई डिमांड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो अपना नाम भी नहीं दे पाता है, मतलब वो पैरामीटर्स के ऊपर पूरा ही नहीं उतरता है। तो ऐसे में तो सिर्फ आपका एक स्पेशलिस्ट टेस्ट क्रिकेटर वही होगा। हाँ, उसमें आप ये जरूर देख लोगे कि यार ये PSL इसे खिलाना है या फिर नहीं, लेकिन अगर वहां पर आप शर्त रखोगे कि भाई PSL भी वो बंदा नहीं खेल सकता क्योंकि T20 फॉर्मेट है, तो इसके ऊपर सऊद शकील भी वो दस्तखत नहीं करेगा। तो भाई ये एक नई हवा चलेगी जिसमें बहुत सारे क्रिकेटर्स कोई साइन ही नहीं करेंगे और इनको ये देखना होगा कि यार अब प्लेयर्स पूरे कहां से करने, 11 प्लेयर्स कहां से पूरे करने। मतलब शाहीन शाह अफरीदी के बारे में सेट है कि भाई उसने ODI और T20 ही खेलना है, उसका सेट है कि उसको टेस्ट आपने देना ही नहीं है, क्योंकि टेस्ट के अंदर उसकी आपने परफॉर्मेंस देख लिया कि भैया उसका उसके अंदर कोई मुस्तकबिल है ही नहीं, तो ठीक है, उसके लिए तो कैटेगरी बहुत अच्छी है कि आपने उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर दिया। ODI का वो कप्तान है, T20 का साथ में आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उसे ऑफर कर दिया, एक ही कैटेगरी उसे दे दी आपने। मोहम्मद अब्बास के लिए भी शायद ठीक होगा कि मोहम्मद अब्बास भी सिर्फ टेस्ट खेलना चाह रहा है, लेकिन खुरम शहजाद के लिए आपका ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से ठीक हो सकता है? आप देखें कि पाकिस्तान की क्रिकेट में ना हर साल डाउनफॉल ही है, कोई अच्छी क्रिकेट नहीं हो रही, नीचे जा रही है। बातें हम लोग टॉप क्लास कर रहे हैं, जैसे आपने कहा, माइक हैसन ने कहा कि दुनिया पूछेगी, तो वो उस टाइप की हम बातों में सब। तो पाकिस्तानी क्रिकेट में एक बहुत ही बड़ा बदलाव आया है। PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और टीम सिलेक्शन को लेकर बिल्कुल नए और सख्त नियम लागू कर दिए हैं। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।